दो नैना तेरे दो नैना क्यों ऐसे अलग हुए, बिछड़े हैं इन राहों से, कब दिल से अलग हुए। नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 5, यानी हम लोग भाग 5 में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा जाएगा। और हम लोग कल पढ़े थे 59 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे शपथ, यानी राष्ट्रपति के शपथ के बारे में और इनकी कार्यकारी शक्तियों के बारे में पढ़ा जाएगा। यानी हम लोग कल कंबाइंड हेडिंग डाल दिए थे 52 से लेकर 73 तक, लेकिन नहीं, आज हम लोग केवल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। इनकी कार्यपालिका की शक्ति, यानी इनकी नीतियों के बारे में, इनका कार्यकाल, इनका विशेष अधिकार क्या हो सकता है, इनके ही बारे में आज केवल पढ़ा जाएगा। तो अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे 60। अनुच्छेद 60 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में दिया गया, यानी राष्ट्रपति जो होंगे शपथ लेंगे। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिया गया प्रतिज्ञा, यानी राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ, यानी इसमें बताया गया कि यानी जो भी जब राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेंगे तो इसमें शपथ लेंगे। शपथ में यही कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा और संविधान के विधि पूर्वक परीक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा, भारत की जनता के लिए लोक सेवा में कल्याण एवं निरंतर खड़ा रहूँगा। यानी इसमें यही कहते हैं कि मैं जब ये संवैधानिक पद ले रहा हूँ तो भारत के राष्ट्र की रक्षा करूँगा, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए कार्य करूँगा, लोक कल्याण में इनके द्वारा कार्य किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति साहब एक वास्तविक शक्ति, यानी एक औपचारिक शक्ति होती है राष्ट्रपति के हाथों में, एक वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती। राष्ट्रपति को कहा गया है कि राष्ट्रपति बाध्य होंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति साहब जो होंगे, यानी अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया। ये भी बनाया जाता है कि आज का इस समय में प्रोपेगेंडा है, यानी दलित वर्ग की बनाया जाए, नाम लेने के लिए दलित वर्ग की बना दिया जाए, जनजातीय समुदाय से बना दिया जाए, वोट लेने, ये भी एक वोट लेने का तरीका है। पहले राष्ट्रपति को बाध्य नहीं किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति अब एकदम बाध्य हो चुके हैं। यानी इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कुछ भी बिना मंत्रिमंडल के सलाह के नहीं करेंगे। जो कैबिनेट डिसाइड करेगी, मंत्रिमंडल जो डिसाइड करेगा, उनके द्वारा अपना शपथ उनके ही द्वारा अपना काम करेंगे, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। यानी ये नामात्र की शक्तियाँ हैं। यानी जब राष्ट्रपति का जब पद लाया गया था, राष्ट्रपति का जो पद है नाम लिया गया है अमेरिका से, लेकिन इनका जो कार्य है वो लिया गया है ब्रिटेन से। यानी ब्रिटेन में जो वहाँ की क्वीन होती हैं, वहाँ की रानी होती हैं, और वही सिस्टम सेम लिया गया था भारत में। वहाँ की जो रानी होती है एक नामात्र की शक्ति होती है, यानी कहा गया कि वो सर्वोच्च होंगी, यानी संवैधानिक रूप से वो सर्वोच्च होंगी, लेकिन कार्यपालिका में उनका नहीं चलेगा। कार्यपालिका में चलेगा हमेशा कैबिनेट जो बैठे, मंत्रिमंडल के सलाह से कुछ भी कर सकता, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। फिर इसमें कहा गया है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 अनुच्छेद, यानी इन पर कहा गया कि महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है। राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया। इसमें कहा गया यदि मंत्री इनको हटाने की बात की गई, इन पे कहा गया कि इनको कैसे हटाया जा सकता है, इनके ऊपर कैसे महाभियोग लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया कि कदाचार के रूप में पाए जाते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि यदि ये किसी पार्टी के विरुद्ध काम करते हैं या ये पार्टी के विरुद्ध भी काम, यानी जो मंत्रिमंडल का जो सलाह है, मंत्रिमंडल जो अपना सलाह दे रहा है उसको मानने से इनकार कर देंगे तो भी इनको हटाया जा सकता है। कदाचार में पाए जाएंगे, कदाचार तो भी इनको हटाया जा सकता है। अन्य किसी घोटाले में पकड़े जाएं, यानी कोई भी असंवैधानिक कार्य में ये पकड़े जाते हैं तो इनको हटाया जा सकता है। अभी इससे पहले जो राज्यसभा के सभापति थे जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाया गया था और प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, लेकिन ये लाया गया था, यानी उनके ऊपर लाया गया था। भारत के इतिहास में
पहली बार किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी। यानी भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं आया था। अभी कुछ दिन पहले जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाया गया था, यानी बात करी जा रही थी विपक्षी दलों के द्वारा। इससे पहले कभी नहीं हुआ था और आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले में से हैं जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, 2 बार उनको चुना गया था। फिर इसमें कहा गया है महाभियोग, उसके बाद हो गया अनुच्छेद 62, इनके स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 62 स्थान का रिक्त होना। यानी इसमें कहा गया, यानी जो राष्ट्रपति होंगे यदि ये नहीं रहेंगे तो इनका स्थान जो रिक्त नहीं होना चाहिए, इनका स्थान जल्दी से जल्दी भरना पड़ेगा। यानी ये कहा गया है कि राष्ट्रपति हैं, किसी वजह से यदि ये कार्यकाल से हट जाते हैं, जैसे आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो भी इनका पद जल्दी से जल्दी कराना पड़ेगा। यानी इनमें डिले नहीं किया जा सकता। बाकी कोई पद है उसका चुनाव लेट हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के सर्वोच्च होते हैं राष्ट्रपति, इसीलिए इनका जो चुनाव है जल्दी से कराना पड़ता है। और इनका जो चुनाव होता है बचे हुए कार्यकाल के लिए इनका चुनाव नहीं होता। जो राष्ट्रपति आएंगे पूरे 5 साल के लिए आएंगे, ना कि उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं किया जाता। फिर इसमें इनका वेतन भत्ता के बारे में बताया गया है। फिर इसमें कहा गया है फिर अब इसमें कहा जा रहा है इनका कर्तव्य होगा, यानी इनके शक्तियों के बारे में आप देख लेते हैं। इनका जो शक्ति है इनकी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, मिटाने वाला कहाँ गया यार। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम लोग देखते हैं। शक्तियाँ, इसमें पहला है कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ। फिर इसमें दूसरा आता है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ। तीसरा आता है इसमें न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ। फिर इसमें आता है कूटनीतिक शक्तियाँ। कूटनीतिक शक्तियाँ। फिर इसमें 5वां आता है सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ। फिर इसमें आता है 6वां वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्ति। फिर इसमें 7वां आता है आपातकाल की शक्ति। ये लास्ट है आपातकाल। यानी आपातकाल 3 प्रकार का होता है। जब केंद्र में लगाना होता है तो इसके द्वारा घोषित किया जाता है। लास्ट आता है आपातकाल का प्रावधान 7वां। आपातकाल। शक्तियाँ। यानी इसमें 6-7 शक्तियों के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि कार्यपालिका की जो कार्यकारी शक्तियाँ होंगी, यानी जो संसद की जितनी कार्य होगा संसद में, वो इनके ही नाम से किया जाएगा। जैसे इसमें पहला है, जैसे महान्यायवादी की पहला इसमें पढ़ते हैं हम लोग हेडिंग। पहला 1 नंबर जो था कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति।
इसमें जो पहला आता है इसमें महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी, यानी इनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। यानी एक जज, ये वकील होते हैं सरकारी, इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर इसमें CAG का भी नियुक्ति इनके ही द्वारा किया जाता है। CAG कंप्ट्रोलर यानी ऑडिटर जनरल। महान्यायवादी इनको कहा जाता है, इनके महालेख परीक्षक कहा जाता है इनको हिंदी में, महालेख परीक्षक। फिर इसमें कहा गया है कि इसमें प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्ति। फिर इसमें अनुसूचित जाति जनजातीय के लिए, पिछड़ा आयोग के लिए, यानी इसमें कहा गया अनुसूचित जाति जनजातीय आयोग की नियुक्ति। 2 हो गया, ये 3। फिर अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति प्लस जनजाति आयोग, जनजाति आयोग। इसमें पिछड़ा आयोग भी है, पिछड़ा आयोग की भी नियुक्ति इनके ही द्वारा किया जाता है। आयोग। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले में भी, अंतर्राज्यीय मैटर में परिषद की भी नियुक्ति इनके द्वारा की जाएगी। अंतर्राज्यीय मिटाना पड़ेगा, अंतर्राज्यीय। फिर इसमें देखते हैं हम लोग विधायी शक्तियाँ। इनकी विधायी शक्तियाँ क्या हो सकती हैं? विधायी शक्ति, विधायी शक्ति इसमें पहला आता है एक, जब वह संसद में बैठक बुला सकते हैं, वह संसद की बैठक बुला सकते हैं। यानी इसमें पहला ये कह रहा है, जो हम लोग पढ़े कार्यकारी जो शक्तियाँ होती हैं, कार्यकारी में जैसे कार्य के लिए, जैसे CAG की नियुक्ति उनके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग की भी नियुक्ति उन्हीं के द्वारा किया जाता है, CAG की भी नियुक्ति उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जिस CAG को कहा जाता है कंप्ट्रोलर, ये अधिकारी होते हैं, ये जो लेखा जोखा होता है, सरकार का जो बजट होता है, लेखा जोखा होता है, उनके बारे में हिसाब किया जाता है। यही CAG की रिपोर्ट आई थी जिसमें लालू यादव पकड़े गए थे। चारा घोटाला, जो भी घोटाला होता है CAG के द्वारा ही पता लगाया जाता है। लेकिन CAG के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि CAG सक्सेस नहीं है। कारण यह है कि CAG जो काम हो जाता है, यानी जो भ्रष्टाचार होने के बाद CAG रिपोर्ट देती है, और जो भ्रष्टाचार का जो पैसा होता है वो कभी नहीं आता, रिकवर नहीं किया जा सकता। इसलिए जो CAG को कहा जाता है कि एक पोस्टमार्टम करता है। यानी एक व्यक्ति, जब डॉक्टर अम्बेडकर को द्वारा कहा गया कि जो CAG का अधिकार है, CAG जो है भारत सरकार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, यानी संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी इसको कहा गया है। तो कोई डॉक्टर अम्बेडकर से कहा गया तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि ये डेड बॉडी का यानी जो पोस्टमार्टम किया जाता है, यानी मृतक शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन बात यह है कि जब वो किए जाने के बाद कोई दोबारा ना करे, इसलिए उस पर कानून बना दिया जाता है, लेकिन उतनी उपयोगिता नहीं देखी जाती है CAG। कारण है चारा घोटाला हुआ, कोलगेट घोटाला हुआ, बहुत सारा घोटाला किया गया, इसमें कहाँ कामगार है, यानी लूटा हुआ पैसा कभी काम ही नहीं आता। इसलिए समस्या यही आती है इसमें CAG में। फिर इसमें कहा गया जो कंप्ट्रोलर CAG हो गए। फिर इसमें कहा गया है कि जो होंगे महान्यायवादी होते हैं, वो वकील होते हैं सरकार के द्वारा। यानी जब सरकार सत्ता में आती है, तो सरकार जब आती है सत्ता में, तो एक न्यायवादी नियुक्त करती है। यानी इनका जो भी केस होता है भारत के किसी भी थाना में होगा, किसी भी अदालत में होगा, उनके द्वारा लड़ा जाता है। यानी सरकारी वकील होता है, उसकी भी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है।
यानी कोई भी मैटर आएगा तो जाके लड़ेंगे। यानी राज्य में भी होता है, उसको बोला जाता है एडवोकेट जनरल बोला जाता है, और जो केंद्र में होते हैं उनको फिर हम लोग देखते हैं विधायी शक्तियाँ। इसमें कहा गया ना, पहले ही कह रहा है कि वह संसद की बैठक बुला सकता है, संसद की बैठक बुला सकता है। वो संसद यानी सत्र को आहूत कर सकता है, सत्र को सत्रावसान भी कर सकता है, वो सत्रावसान भी कर सकता है, यानी सत्र को भंग कर सकता है। यानी जैसे 5 साल का कार्यकाल खत्म होता है भंग कर सकता है। भंग करने की कोई प्रक्रिया हो सकती है। यदि कोई पार्टी है अगर बहुमत खो देती है तो भी भंग कर दिया जाता है, और कार्यकाल खत्म हो जाए तो भी भंग कर दिया जाता है। फिर इसमें कहा गया दूसरा, इसमें कह रहा है वो प्रत्येक नए चुनाव में प्रत्येक संसद को, यानी इसमें दूसरा ये कह रहा है, दूसरा में ये कह रहा है वह हर साल वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद सदन को संबोधित करेगा, सदन को संबोधित करेगा। यानी ये कह रहा है कि जब चुनाव हो जाएगी, यानी जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा और जब नई संसद आके बैठेगी तो इसमें उस जो सदन होगा, सदन को संबोधित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें वही बताया गया है। फिर हम लोग इसमें तीसरा देखते हैं। तीसरा इसमें कहा गया है वो किसी विधेयक को भेज सकता है, निलंबित कर सकता है। विधेयक पे अधिकार दिया गया है उसको। तीसरा विधेयक यानी इसको कहा गया कि कोई भी विधेयक हो या तो वो लंबित कर सकता है या तो वो निरस्त कर सकता है या संसद में भेज सकता है। लंबित कर सकता है या संसद में भेज सकता है या संसद में भेज सकता है। ये इनका अधिकार होगा। फिर इसमें तीसरा कहा है, फिर इसमें तीसरा कह रहा है यानी जो नियुक्ति होती है वो 12 जो सदस्य होंगे, यानी लोकसभा में इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे 12 लोगों की नियुक्ति करेंगे, जिसमें कला के क्षेत्र में होते हैं। राज्यसभा में, संसद में नहीं, हाँ राज्यसभा में। ये तीसरा यहाँ शुरू होता है। चौथा राज्यसभा से 12 सदस्य सदस्यों को मनोनीत करेंगे, लेकिन ये लोग उनके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। यानी जो जितने लोग मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। फिर इसमें दिया गया एंग्लो इंडियन भी करते हैं। 5वां आंग्ल भारत जिसको कहा जाता है, 2 आंग्ल भारत। दो आंग्ल भारतीय समुदाय। यानी इसमें कहा गया है कि जब देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ लोग थे, इन जो भारतीय जो संविधान बना था इसमें ये बात की गई और इस बात को देखा गया कि भारत का जो संविधान है इसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और यही कारण है कि जो लोग कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कितने दूरदर्शी थे। डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा सबसे कोई महत्वपूर्ण कार्य देखा गया। कुछ लोगों के द्वारा ब्लेम लगाया जाता है संविधान में कि संविधान में शिक्षा की जो संविधान है इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें शिक्षा का स्तर नहीं जोड़ा गया। डॉक्टर अम्बेडकर इतने दूरदर्शी थे, उनको पता था कि भारतीय जो समाज है, जो निम्न स्तर के लोग हैं यानी दलित पिछड़े जो लोग हैं उनमें शिक्षा नहीं है, प्लस महिलाओं में शिक्षा नहीं थी। दलित समुदाय जो था वो तो पढ़ाई नहीं था,
तो फिर प्रतिनिधित्व कैसे करता? कम से कम 12वीं BA तो लगाते। इसीलिए उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, शिक्षा का बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य करने के लिए आप सत्ता जब चलाते हैं तो आपके सलाहकार होते हैं, यानी मंत्री यानी कैबिनेट दिया जाता है और आपके सचिव दिए जाते हैं। सचिव के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। इसीलिए उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, इसमें शिक्षा का बांड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज एक ऐसा वर्ग है कि अगर हम ऐसा नहीं कर, अगर डॉक्टर अम्बेडकर उस टाइम शिक्षा का लिमिट लगा देते तो आज संविधान को हम लोग आज़ाद हुए हो गया 70, 75, 76 साल हो जाएगा। इतना साल तक अब आके 10-12 साल के बाद प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, उनका समाज राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। इसीलिए उनके द्वारा शिक्षा का बॉन्ड नहीं लगाया गया। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ही दूरदर्शी थे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दूरदर्शी थे। उस टाइम कर देते तो अब अभी तक दलित समाज का विकास ही नहीं हुआ होता। फिर इसमें आंग्र हो गया, एक व्यक्ति थे, उनको द्वारा कहा गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संविधान नहीं लिखा गया था। एक व्यक्ति थे, वो एक मीडिया उनसे पूछा कि एक बार एक व्यक्ति से सवाल पूछा है, तो वो बोल रहे थे चिल्ला के पूरा हल्ला कर करके कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का एक अक्षर नहीं लिखा, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का एक अक्षर नहीं लिखा। तो उनसे कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जो राय बिहारी जादे जिनका नाम वो ले रहे थे, राय बिहारी जादे जो थे वो टाइपराइटर थे, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। ये तो तैयार करके रिपोर्ट दे दिए थे, वो टाइपिंग कर दिए। तो संविधान लिखना नहीं होता है, यदि किसी चीज़ को लिखना ही संविधान होता है, फिर तो डीएम के ऑफिस में स्टोनो काम करता है लिखने का, तो फिर तो भी डीएम हो गया। नहीं, सर्वोच्च जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, और उनका मेन काम था ड्राफ्ट बना के तैयार करना, और उनको यही देखना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, वो टाइपिंग करनी। इनका मतलब ये था कि डॉक्टर अम्बेडकर लिखे नहीं, टाइपिंग नहीं कर रहे थे। नहीं, जो राय बिहारी जादे जो थे वो टाइपिंग का काम कर रहे थे, ना कि संविधान लिखने का। और पता कर लीजिएगा कि संविधान कितनी बार लिखने की कोशिश की गई है और कितना बार विफल हो गया है। तो इसलिए फिर हम लोग देखते हैं 5वां, फिर इसमें दिया गया चुनाव आयोग के परामर्श के, चुनाव आयोग के बारे में बताया गया। फिर इसमें हम लोग देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति ज़्यादा नहीं है, 5 ही है। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, शक्तियाँ, यानी जो वित्तीय शक्ति है राष्ट्रपति साहब के, और वित्तीय शक्ति क्या हो सकती है। इसमें कहा गया पहले धन विधेयक पे राष्ट्रपति की अनुमति। धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक पे राष्ट्रपति की अनुमति। अनुमति यानी संसद में जो बिल पेश होगा, उसमें जो भी बिल पेश होगा, इसमें कहा गया राष्ट्रपति की बिना इनकी अनुमति के द्वारा नहीं किया जा सकता। फिर इसमें बजट पे भी, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको कहा जाता है, ये धन विधेयक है, और ये बजट आ रहा है दूसरा, बजट, ये जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, वह वार्षिक वित्तीय, वार्षिक वित्तीय विवरण, विवरण, यानी जिसको बजट कहा जाता है। बजट शब्द का कहीं चर्चा ही नहीं किया गया संविधान में। बजट शब्द हो गया और सत्र हो गया, यानी जिसमें कहा गया ना कि जैसे सत्र बांटा गया, शीतकाल ऐसे करके बांटा गया है, कोई काल नहीं, बस संसद में ये कहा गया है संविधान में कि सत्र का जो होगा 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। कार्यकाल की भी बात नहीं की गई, जैसे लोग बांटे हैं, मानसून सत्र होता है, सब बजट सत्र, ऐसा नहीं होता है। इसमें वार्षिक विवरण जो बजट के बारे में, इनके बारे में बताया गया है। फिर इसमें कहा गया है तीसरा, अनुदान में भी इनकी अनुमति, यानी बजट पेश होता है तो अनुदान आता है, यानी कमी आ जाती है तो अनुदान के बारे में इनकी अनुमति। फिर वो आकस्मिक निधि, वो फिर राज्य के राजस्व के बंटवारे में इनका काम होता है। फिर हम लोग देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति साहब की न्यायिक शक्तियाँ क्या हो सकती हैं। न्यायिक शक्ति में वही हो सकती हैं जो कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम के द्वारा सलाह देते हैं, किसको, मंत्रिमंडल के सलाह से कॉलेजियम को सलाह देते हैं, और जो जज होते हैं, जजों की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। न्यायिक शक्ति,
न्यायिक शक्ति। यानी जब संविधान जो भारतीय संविधान है इतना समय में लिखा गया, तो कुछ जो अपने नियरेस्ट जैसे फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये जो आसपास के देश थे, तो ये लोग सोचे कि हम लोग भी एक काम करते हैं, हम लोग भी आपस में चर्चा करते हैं और हम लोग भी अपना संविधान बनाएंगे और अच्छा तरीक़ा से डिस्कस किया जाएगा और संविधान सभा बैठाया जाएगा, खूब डिस्कस होगा और हम लोग संविधान लिखेंगे। लेकिन वो लोग जब पंचायत किए तो 10 साल लग गया, 10 साल में भी संविधान नहीं लिखा गया, उल्टा उन लोगों को मार हो गया, तो लोग नहीं लिख पाए। लेकिन भारत में सिस्टम सक्सेस हो गया। फिर इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कहा गया ना, पहला इसमें उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, उच्चतम कर देते हैं, उच्चतम चाहे उच्च न्यायालय, दोनों की जज की जो नियुक्ति होती है इनके ही परामर्श से की जाती है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति इसमें दोनों है, इसमें उच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, दोनों ये सलाह देते हैं कॉलेजियम को, फिर कॉलेजियम डिसाइड करता है किनको लेना है किनको नहीं लेना है। फिर इनमें जजों की योग्यता होती है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में आपको वकालत की और जजमेंट की होनी चाहिए, वो कॉलेजियम का काम है, वो कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है। फिर इसमें जो है, आप कोई भी दोषी है, इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति साहब होंगे, जो दोषी की जो सज़ा होती है, सज़ाओं को भी माफ़ कर सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, किसी को फांसी होने वाली है, तो फांसी की जो सज़ा है, सज़ाओं को भी माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति, ये डाल देते हैं। जो सज़ा होती है, फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं, फांसी की जो सज़ा है को माफ़ कर सकते हैं, ये माफ़ कर सकते हैं, फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, सज़ा को बढ़ा सकते हैं, इनका अधिकार होगा। फिर इनको वीटो भी होता है इनके पास, वो बाद में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कूटनीति शक्तियाँ देख लेते हैं, यानी जो कूटनीतिक शक्तियाँ, यानी जो केंद्र अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो होती हैं इनके नाम से की जाती हैं। फिर इसमें दिया गया सैन्य शक्तियाँ, यानी ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होते हैं, थल सेना, वायु सेना। यानी जो भारत की जो सेना है उन सब का वो होंगे, अध्यक्ष होते हैं ये। फिर आपातकाल की शक्तियाँ, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आपातकाल ये देख लेते हैं थोड़ा सा। खैर आपातकाल का भी प्रावधान हर देश में नहीं है, केवल भारत में है ज़्यादातर आपातकाल पे। आपातकाल जैसे पहला होता है राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात होता है, वित्तीय आपात होता है। ये तीनों पे इनकी राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है। इसमें कहा जाता है पहला राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात। आपात 352 है, अनुच्छेद 352 है ये। फिर इसमें कहा था राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में लगता है, राष्ट्रपति शासन, ये राज्य के कुशासन पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन ये 356 है। और तीसरा आता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात ये आया था अमेरिका में 360, 1930 में आया था ये। फिर उसके बाद जॉन मेनर्ड कीन्स आते हैं, और जॉन मेनर्ड कीन्स के द्वारा C+I एग्रीगेट डिमांड प्लस C+I+G करके X-M उनके द्वारा सिद्धांत लाया जाता है, और हस्तक्षेप का नियम लाया जाता है। यानी जो एडम स्मिथ होते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है। इस चीज़ का इतिहास शुरू होता है भारत से। एडम स्मिथ 1930 में कह रहे हैं, 1929-30 में एडम स्मिथ के द्वारा कहा जा रहा है
कि जो आप जब सरकार है, सरकार हस्तक्षेप करेगी और हस्तक्षेप करेगी तो लोक कल्याणकारी कार्य का सृजन होगा। लेकिन भारत के इतिहास में उस समय में बता दिया गया था, यानी जो भारत के जो राजा थे, जो भारतीय जो राजा थे, जैसे वो हो गए, नाम याद नहीं आ रहा उनका, एक राजा थे, उन लोगों के द्वारा जब सूखा पड़ता था, अगर आप पढ़ेंगे इतिहास बढ़िया से तो उसमें लिखा है कि जब भारत में जब अकाल पड़ता था, अकाल में बड़े बड़े भवन और स्थापत्य कला क्यों बनाया जाता था? कारण यह था कि रोजगार का सृजन होगा। कितने दूरदर्शी थे उस समय में, 3000-4000 साल पहले भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था, जो मौर्य काल था, उस टाइम में स्थापत्य कला का विकास इसीलिए किया जाता जब सूखा होता था कि जब विकास करेंगे तो रोजगार का सृजन होगा। और 1930 में जॉन मेनार्ड किन्स कह रहे हैं फ्रांस में कि नहीं, राज्य जो होगा गड्ढा खोदवाओ और ढक दो, क्योंकि जब खोदवाओगे, हस्तक्षेप करोगे तो रोजगार का सृजन होगा। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमी का जो फॉर्मूला है 3000-4000 पहले से चला आ रहा है और इतना स्टेबल तरीके से चला हुआ रहा। हर्षवर्धन के काल में कहा गया था, भूल गए थे, हर्षवर्धन के काल में। फिर आपातकाल की शक्तियाँ हो गई। फिर इनके बाद वीटो की शक्तियाँ हो गई। राष्ट्रपति के वीटो का भी अधिकार होता है। 3 प्रकार के वीटो होता है राष्ट्रपति के पास। इसमें अत्यंतकारी वीटो होता है, इसको रख सकते हैं अपने पास, और दूसरा होता है निलंबकारी वीटो, ये निलंब कर सकते हैं, और लास्ट होता है पॉकेट वीटो, अपने पास रह सकते हैं, अपने जेब में रख लेंगे, ना देंगे न लेंगे, बिल जो विधेयक होगा वो निरस्त हो जाता है। पहला होता है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो, वीटो पे सकते हैं, वीटो ऐसा रहेगा, वीटो की शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। इसमें पहला आता है अत्यंतकारी वीटो। वीटो इसमें दिया गया राष्ट्रपति यानी संसद द्वारा जब पारित किया जाता है तो इस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, फिर ये विधेयक समाप्त हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति जो होंगे अपने जो विधेयक होगा अपने पास रख लेंगे, जिसको द्वारा ये समाप्त हो जाएगा। फिर आता है निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो में तो इनको फिर देना पड़ेगा, फिर पारित भी करना पड़ता है, पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। निलंबकारी वीटो निलंबनकारी वीटो, यानी ये जो वीटो होगा निलंबकारी, अगर ये राष्ट्रपति अगर लौटाना चाहते हैं तो लौटा सकते हैं, लेकिन इनको फिर से करने के लिए नहीं भेजेंगे कि संशोधन करो, और संसद के द्वारा संशोधन कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा इनको पारित करना अनिवार्य हो जाएगा लौटाने पे। फिर इसमें लास्ट आता है पॉकेट वीटो, लास्ट है, यानी एक तीसरा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो ये जेब में रख सकते हैं या अपने पॉकेट में रख सकते हैं। रख सकते हैं। इसमें कहा गया कि जो पॉकेट वीटो है ये अपने जेब में रख लेंगे, जो अगर देंगे ही नहीं तो निरस्त हो जाता है। फिर इसमें लाया गया था 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा लाया गया था डाक संशोधन विधेयक पे, जिसके द्वारा पारित नहीं किया गया। फिर इसमें दिया गया राज्य, फिर हम लोग बाकी पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में कल।